इस वीडियो में हम लोग जलवायु विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इस कारण ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोगों ने भारत के भूगोल के अंतर्गत लगभग 2000 प्रश्नों का अध्ययन किया है तथा जियोमॉर्फोलॉजी के लगभग 1000 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। क्लाइमेटोलॉजी में भी लगभग 360 प्रश्न के करीब पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी के क्रम में आगे पढ़ते हैं। 364वां प्रश्न है, इटली में खून वर्षा या ब्लड रेन का कारण क्या है? तो जानते हैं हम लोग, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे एक हवा चलती है सिराको। ये जो है सहारा मरुस्थल से चल करके इटली में प्रवाहित होती है। ये एक गर्म वायु है और इसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे बालू के कण हैं वो इस तरह के हैं, इस तरह के नेचर के हैं, लाल रंग के, कि उनसे जब वर्षा होती है इटली में तो लाल रंग की वर्षा हो जाती है। इसी कारण इसे जो है ब्लड रेन भी कहते हैं। तो इसका कारण जो सिराको जो धूल भरी हवा है उसमें मिलने वाले ये रेत के कण हैं जिनकी संरचना इस प्रकार होती है कि वहाँ पर ब्लड रेन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षण प्राप्त करता है। कथन है ये। तर्क है, दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। तो अब देखिए जो है दक्षिणी ध्रुव जो है बर्फ से ढका रहता है, ये बात सही है, और वहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ न्यून ताप होता है। तो ये इसका कारण क्या है, ये सूर्यातप कम प्राप्त होता है ध्रुवों पर, इस कारण जो है वहाँ बर्फ जमी रहती है। ये कथन सही है। और जो तर्क दिए हैं कि दक्षिण ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पे दक्षिणी ध्रुव के पास तेज हवाएं चलती हैं, ये बात सही है। लेकिन जो है इसका व्याख्या जो है, जो बर्फ जो है ढका रहता है उसका कारण मेनतः जो है सूर्यातप है, कम प्राप्त होता है, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। कि ये दोनों कथन सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर इसलिए बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है? तो ये जो कर्क जो है रेखा है वो 23.5 डिग्री के आसपास होती है। तो इसमें जो मेन जो है दिया गया है, जो इसके आसपास का जो आंसर होगा वो होगा 25 नॉर्थ जो है, ये इसका आंसर होगा 25 नॉर्थ जो है कर्क प्रसाद मंडल कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। तो जेट स्ट्रीम जो है हम लोग जानते हैं कि ये जेट स्ट्रीम जो है वो वायुमंडल जो, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो ये जीरो लाइन है, तो इसके ऊपर ये हेडली सेल है, तो जो ऊपरी मंडल होता है, क्षोभ मंडल की ऊपरी जो सीमा होती है वहाँ पे जेट स्ट्रीम जो है चलती है। तो इसका आंसर होगा ऊपरी क्षोभ मंडल। अगर यहाँ क्षोभ सीमा भी दिए होते तो वो भी जो है इसका आंसर सही होता। अब 368 जो है, देखिए यही व्याख्या भी यहाँ किए होंगे। 368 है, हाल के वर्षों में बर्फबारी मैक्सिको की सीमा से परे संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भागों में हो रही है। इसका कारण क्या है जो है, इसका कारण जो है ब्लिजर्ड है। ये जो है ब्लिजर्ड हवाओं का विस्तार है। अब इसे पढ़ लेते हैं। ब्लिजर्ड वास्तव में ध्रुवीय पवन है जो अत्यधिक सर्द एवं हिमकणों से युक्त होती है। यह पवन साइबेरिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में प्रवाहित होती है, इसीलिए जो है ये ऐसी घटना होती है। सांता आना जो है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये गर्म हवा है जो कैलिफोर्निया में चलती है। विशाल मरुस्थलीय जो विशाल मरुस्थल है महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, उनके निर्माण में निम्नलिखित कारकों में कौन जिम्मेदार नहीं है? तो देखिए जो मरुस्थलीय भागों में पश्चिम, जैसे भारत में जो थार मरुस्थल है, तो ये जो इस क्षेत्र में पाया जाता है महाद्वीप के पश्चिम क्षेत्र में, तो इसका जो है लगभग 30 नॉर्थ के पास जो है स्थित है। इसका कारण क्या है कि व्यापारिक हवाएं हैं, ये सही है, और वायु गति का नीचे उतरना ये भी सही है, हाई प्रेशर हो जाता है, और ठंडी जलधाराएं भी होती हैं, ये भी सही है।
लेकिन उच्च आपतन और शांत वातावरण ये जो है गलत होगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 370 है, कौन सी पवनें हल्की और निम्न दाब वाली होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण और शुष्क। और ये सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो ये है 1013.25 का आंसर पहला हो जाएगा। 371 ये जो है मिली बार 1013.25 जो है ये याद कर लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 300, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागर तल पर वातावरण द्वारा 1013.25 मिली बार दाब डाला जाता है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर। 3800 मीटर महासागरों की औसत गहराई हो जाएगी। स्थलीय भागों का औसत होता है 840 मीटर। ये भी याद करिए, 3800 मीटर जो है औसत गहराई है और 840 मीटर औसत ऊंचाई और 1013.25 औसत दाब जो है। अब ये देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु निम्नलिखित विशेषताओं से प्रभावित होती है। पहली है भूआकृति से, सही बात है। दूसरी जो है मौसमी वायदा में बारी बारी से परिवर्तन, ये भी सही है। पर्वत और घाटी पवने, ये भी जो है सही है। नदी के जल की मात्रा से जलवायु का कोई संबंध नहीं होता है। जलवायु का संबंध जल की मात्रा से संबंधित नहीं होता है, बल्कि जलवायु का परिणाम होता है सूखा, बाढ़ या जल की मात्रा अधिक होना। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। वायु सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है। पवन की दिशा को कोरियोलिस बल प्रभावित करता है, ये भी सही है। तो लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, ये केवल दिशा को जो है प्रभावित करता है, लेकिन दाब जो है सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो व्याख्या नहीं करता लेकिन सही जरूर है। 1 2 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाया जाता। तो पूर्वी तट पे नहीं पाया जाता, ये पश्चिमी तट पे पाया जाता है। ये सही है, कथन ये सही है। उपोष्ण कटिबंधीय महासागर के पूर्वी तट पर काफी आर्द्र होता है। तो ये भी जो है महासागर के पूर्वी तट पे नहीं होता है, बल्कि पश्चिमी तट पे आर्द्र होता है। ये गलत हो गया। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी महाद्वीप तट आर्द्र होता है, यही मतलब उल्टा सब दे दिया है। तो ये केवल एक सही है। 375 प्रश्न संख्या 375, विक्षेप बल या कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये पृथ्वी के परिभ्रमण से होता है। जैसे देखिए पृथ्वी क्या है, ऐसे ये गोला है और ये एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी घूमती है, या पश्चिम से पूर्व ऐसे ऐसे घूमती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए बीच में जो है भूमध्य रेखा है, जीरो वाली लाइन, ये सबसे बड़ा अक्षांश है, उसके बाद छोटा अक्षांश है, फिर जो है छोटा जो है अक्षांश होता चला जाता है, या वृत्त छोटे होते जाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ देशांतर पर अगर खींच दिया जाए तो चलते सभी साथ में हैं। अब देखिए जैसे एक इतना बड़ा रिंग है और इसके बाद फिर इतना रिंग छोटा है, तो इतना छोटा रिंग है, तो इतना छोटा रिंग है, इस तरह मान लीजिए। लेकिन जब चक्कर काटते हैं सभी एक साथ ही काटते हैं, तो ये जो भूमध्य रेखा पर जो बिंदु होगा वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगा, उसके बाद इस रेखा पे थोड़ी कम दूरी करेगा, इस पे जो है परिधि इसकी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो चाल होगी यहाँ पे वो चाल नहीं होगी। इसी डिफरेंस के कारण कोरियोलिस बल जो है उत्पन्न होता है। यही चीज़ ये समझाए होंगे। पृथ्वी के परिभ्रमण से विक्षेप बल उत्पन्न होता है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब की पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी की अक्षीय गति नहीं होती तो हवाएं समदाब रेखाओं समकोण की दिशा में प्रवाहित होती, परंतु पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकाली बल को विक्षेप बल कहा जाता है। तो ये किस पे निर्भर होता है? साइन थीटा पे। साइन थीटा जैसे जीरो पे जीरो हो जाता है मान, तो इसलिए जो है इसका मान भूमध्य रेखा पर जीरो होता है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो विक्षेप बल का मान बढ़ता जाता है। महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं।
महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर उष्ण, ठीक है। स्थानांतरित वायुदाब पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती रहती हैं, ये भी सही है। लेकिन जो है इसकी व्याख्या ये नहीं है कि क्यों जो है यहाँ पाया जाता है, तो ये जो है कथन और कारण सही है लेकिन एक व्याख्या नहीं करते हैं। वायुदाब एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? वायुदाब एकाएक कम हो जाना है मतलब तूफान आने वाला है। वायुदाब कम हो जाएगा तो न्यून वायुदाब हो जाएगा। न्यून वायुदाब अगर जो आएगा लो प्रेशर हो जाएगा, तो उस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास से हवाएं चलना शुरू होंगी, जिसके कारण जो है तूफान आएगा। कोरियालिस बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, ठीक है मैंने बताया, ये भी सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये घर्षण बल से नहीं संबंधित है। यह वायु गति के समानुपातिक होता है, ये भी सही है, जितनी तेज वायु चलेगी उतने तेज विक्षेप होता है। अब देखिए जो मैंने बताया विक्षेप जो है कोरियालिस बल जो क्या होता है, जो पृथ्वी का शेप है जिस प्रकार, जब मैक्सिमम जो है कहाँ पे होगा, ध्रुवों पे होगा, और मिनिमम कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर। तो ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा के सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, अतः इस घूर्णन के कारण पृथ्वी वायु की विक्षेप हो जाता है। इस विक्षेप प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन जी कोरियालिस महोदय ने किया था, अतः इसे कोरियालिस बल भी कहा जाता है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। कोरियालिस बल गतिमान पवन के वेग के सीधे समानुपाती होता है। कोरियालिस बल अपने आप में कोई बल नहीं है, अपितु यह घूर्णन गति का प्रभाव या प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित नहीं है, क्योंकि कोरियालिस बल वायु की दिशा को प्रभावित करता है, न कि उसके वेग को। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत है? तो इसका सही औसत जो होता है, इसे फैक्ट क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। इसका होगा बी 1.2 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये जो है 1.2 याद रखिए आप लोग। वायु संहत का घनत्व, एयर मास जो होता है उसका जो है औसत घनत्व। यूजीसी में पूछा है, तो ये कहीं और भी पूछा जा सकता है। ये वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु, तो जो वायु होती है वो ठंडी और शुष्क होगी, तो वायु दाब जो है सर्वाधिक होगा। देखिए जो यहाँ पे जान लीजिए, जब वायु में जल वाष्प मिल जाती है, अगर नम वायु होगी तो वो हल्की होगी। क्यों होगी? क्योंकि जल वाष्प का जो भार होता है, जो गैस को वो प्रतिस्थापित करती है, जब जल वाष्प वायु में मिलती है तो उनमें जल वाष्प सबसे हल्की होती है। हल्की होने के कारण जब किसी वायु में वो मिलेगी तो पूरे वायु को वो हल्की कर देगी, इसलिए जल वाष्प जहाँ अधिक रहेगा वो वायु हल्की होगी। ये आप लोग जान लीजिएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे ठंडी और नम दिया है ना, तो नम नहीं होगा, नम वायु जो है भारी नहीं होगी, शुष्क वायु भारी होगी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का अधो ध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है, हाँ ठीक है। ये दो एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से वायु की दिशा का मापन किया जाता है। देखिए वायु दाब का बैरोमीटर से मापन किया जाता है, वायु की दिशा का एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। सागरीय गहराई फायदा मापी यंत्र से मापते हैं। समुद्र तल में ऊंचाई अल्टीमीटर से, और इस यंत्र में एनोराइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? तो हरमट्टम, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इसे डॉक्टर विंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो है क्या करती है कि जब उस क्षेत्र में चलती है गिनी तट पे, तो क्या करती है कि नम जो हवा रहती है उसको शुष्क बना देती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए इसको जो है डॉक्टर विंड कहते हैं गिनी तट पे। गिनी तट जैसे जो ये अफ्रीका का पार्ट है, ये
यहाँ पे गिनी तट है, यहाँ पे इस क्षेत्र में। तड़ित और गर्जन परिणामी प्रभाव हैं जब दो बड़े बादल एक दूसरे से शक्तिशाली ढंग से टकराते हैं। पहले आकाशीय विद्युत उत्पन्न होता है और बाद में ध्वनि उत्पन्न होती है। दो बड़े बाद दो बड़े बादल एक दूसरे से शक्तिशाली ढंग से टकराते हैं। पहले आकाशीय विद्युत उत्पन्न होता है और बाद में ध्वनि उत्पन्न होती है। और दो बड़े बादल शक्तिशाली पवन संघट्ट के संपर्क में आते हैं जिसका परिणाम स्वरूप पहले ध्वनि और फिर आकाशीय विद्युत होता है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक उच्च घनत्व में धनात्मक, ये देखिए धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत आवेश आयन होते हैं और यह आप परस्पर प्रभाव डालते हैं तो प्रकाश ध्वनि के साथ उत्पादित होती है। जैसे आप देखिए इन चारों को पढ़िए तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि डी वाला ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा वैज्ञानिक रूप में लिखा हुआ है। उच्च घनत्व बादल धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित जो होते हैं, चार्ज जो है ऊपर जो टकराते हैं तब बिजली गिरती है। तो चार्ज होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन गतिज है? विश्वतरीखीय निम्न वायुदाब पेटी, तो ये तो तापजन्य है, तापजन्य है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब, इनमें से कोई नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या? क्योंकि मान लीजिए जैसे ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है, यहाँ से हवा उठती है, फिर यहाँ जाती है, फिर ऐसे नीचे उतरती है, यहाँ जाती है, फिर ऐसे नीचे उतरती है, तो ये हेडली सेल बनता है, हेडली सेल बनता है। तो ये जो यहाँ पे उच्च वायुदाब है 30 के पास, यहाँ टेम्परेचर बल्कि अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि हवाएं यहाँ उतरती हैं। ये क्या है? गतिजन्य है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। 385 का बी, 385 का बी। अब देखिए जो गतिजन्य पेटी होती है, एक उच्च वायुदाब पेटी होती है और उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब पेटी होती है उसको भी गतिजन्य कहा जाता है। वो भी जो है हवाओं के उठने के कारण होता है। अब ये देखिए प्रश्न संख्या 386 देखते हैं। 386 सूची एक सूची दो से सम्मिलित कीजिए कि निम्न कोट का सही उत्तर चुनिए। शांत मेखला, विक्षेप बल, गरजता चालीसा, हरमट्टन जी, इसको जो है मिलाना है। तो जो शांत मेखला होगी वो कहाँ पे होगी? विक्षेप बल जो है, गरजता चालीसा, और देखिए पहले डॉक्टर बिंड जो है हरमट्टम मिला लीजिए, और पछुआ पवन जो है क्या होगा? ये गरजता चालीसा हो जाएगा। विक्षेप बल जो है कोरियालिस हो जाएगा। शांत मेखला विषुवत रेखीय पवन हो जाएगा। शांत मेखला ये हो गया। पछुआ हवाओं का वर्ष पर्यंत चलन शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा, कभी कभी हिमपात भी, परंतु बंदरगाह कभी नहीं जमते। ठंडी यात्रियों में तुषारपात, विशिष्ट ऋतुएं, सुखप्रद जलवायु, ये लक्षण निम्नलिखित में से किस प्रदेश को वर्णित करते हैं? ये जो है पश्चिमी यूरोप में होता है, क्योंकि वो जमते कभी नहीं, क्योंकि वहाँ जलधारा पाई जाती है, और वो पश्चिम यूरोप का जो है ये वर्णन किया जा रहा है। और अधिकतम वर्षा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेट या शीतोष्ण चक्रवात के कारण वर्षा जो है वर्ष भर होती है। शीतोष्ण या टेम्परेट चक्रवात के कारण, टेम्परेट साइक्लोन के कारण। देखिए पश्चिमी यूरोपीय जलवायु दोनों गोलार्धों में 40 से 65 के अक्षांशों महाद्वीपीय के पश्चिम किनारे पर पाई जाती है, जिसके दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश तक पाया जाता है। उत्तरी ये पूरे मतलब दिए हैं ये, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्यों जो है नहीं होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए हवाएं हैं चिनूक, सिराको, ब्रिकफिल्डर और मिस्ट्रल। ये पूरा आया नहीं है, इसको हम देखिए पढ़ देते हैं। 388 जो है चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, और सिराको जो है अफ्रीका में हो जाएगा, ब्रिकफिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा,
और मिस्टल जो है यूरोप में हो जाएगा। देखिए आगे दिया भी हुआ है। महाद्वीपीय में गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों का सही स्थिति में निम्नलिखित में से किस भागों में पाया जाता है? महाद्वीपीय गर्म मरुस्थल जो होता है वो जो है पश्चिम तटों पर पाया जाता है, 20 से 30 अक्षांश के बीच पश्चिमी तट में। जैसे भारत में राजस्थान थार का मरुस्थल है, उसी के बारे में लगभग आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। आल्प्स पर्वत से कौन पवन चलती है? आल्प्स पर्वत से कौन सी पवन चलती है? फॉन चलती है। ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहीं पे देख लीजिए, फॉन जो है फ्रांस में चलती है, सांताना कैलिफोर्निया में, जोंडा अर्जेंटीना में, और डस्ट डेविल्स जो है ये मरुस्थल में जो है चलती हैं। आंधी बगुला जो है जिसे कहते हैं। चिनूक हवाएं, देखिए बार बार आ चुका है। चिनूक हवाएं राखी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है तो उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो उसका उनका तापमान जो है, जब देखिए जैसे पहाड़ है ये, और यहाँ से ऐसे जब नीचे उतरेंगी, इनका क्या होगा? इनका तापमान जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर बढ़ेगा। ये क्या है? शुष्क रुद्धोष्म दर है, शुष्क रुद्धोष्म दर से बढ़ता है। देखिए जो ये शुष्क रुद्धोष्म दर होता है ये कहीं बदलता नहीं है, ये हमेशा स्थिर रहता है। बदलता कौन है? सामान्य ताप पतन दर। सामान्य ताप पतन दर बदलता है जब हवाएं ऊपर उठती हैं, और वो अगर गर्म रहेंगी सामान्य ताप पतन दर से, उसका मान कम रहेगा तो हमेशा स्थिरता की कंडीशन रहेगी। लेकिन जब अगर सामान्य ताप पतन दर से वो अधिक हो जाएगी, शुष्क ताप मतलब 10 से अधिक ताप पतन दर होगा सामान्य ताप पतन दर, तो स्थिर नहीं रहेगा। अस्थिरता और स्थिर जो कंडीशन होती है जलवायु में, उसको जो है आप यहाँ समझ लीजिए अच्छे से। पहले यहीं देखिए समझा देते हैं आपको, क्योंकि ये बार बार छूट रहा है तो आज यहीं पे बता देते हैं। देखिए जब जो है ऊपर जाते हैं तो हमारा जो तापमान होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से कम होता है, और जो शुष्क रुद्धोष्म दर होता है वो 10 किलोमीटर पर किलो 10 सेंटीग्रेड, किलोमीटर नहीं, 10 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। तो ये जो है नहीं बदलता, बदलता केवल यही है सामान्य ताप पतन दर। अगर सामान्य ताप पतन दर इससे अधिक है शुष्क रुद्धोष्म दर से, तो वातावरण में स्थिरता होगी। देखिए कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हवा 1 किलोमीटर जाती है और सामान्य ताप पतन दर मान लीजिए 11 है, तो ऊपरी वायुमंडल का तापमान 11 हो जाएगा। और जब हवा कोई जाएगी वो तो ठंडी होगी 10 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से, तो वो अभी इसके अपेक्षा गर्म रहेगी, तो वो फिर क्या करेगी? ऊपर ही जाएगी। ये अस्थिरता का कंडीशन हो गया, अनस्टेबल है हवा। वो हवा तब तक ऊपर उठेगी जब तक सामान्य जो उसके आसपास का टेम्परेचर है, जब तक उसके बराबर नहीं हो जाती है या उससे कम नहीं हो जाती। तो सामान्य ताप पतन दर अगर कम है तो अस्थिरता की कंडीशन होगी। तो यहीं पे ये देखिए नॉर्मल लैप्स रेट जो है अगर कम है शुष्क रुद्धोष्म दर से तो स्थिर होगा, अस्थिर होगा। ये आप जो है समझ लीजिए, तो ये यही पूछा जा रहा है यहाँ। निम्न में कौन कथन डोलड्रम के लिए सही नहीं है? देखिए ये अस्थिरता का एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि यहाँ लिखने में समस्या हो रही है, और जितना मैं समझाया इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मेन यही होता है इसमें कि जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से वो हमेशा उसका कांस्टेंट होता है शुष्क रुद्धोष्म दर, बदलता केवल सामान्य ताप पतन दर है। वो 6.5 होता है, लेकिन मान लीजिए कई कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए उसका 11 हो गया, तब क्या होगा कि जब यहाँ 11 हो गया
और जब हवा उठ करके जो जा रही है 1 किलोमीटर ऊपर उठी तो उसका टेम्परेचर तो 10 ही है, मानते हैं 10 है, मतलब वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से होगा, तब अभी भी ये अस्थिर होगी हवा। अगर यहीं पे मान लीजिए 6.5 है, तब ये हवा इससे ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तब ये स्थिर हो जाएगी। इसलिए हमेशा जब ये जो है शुष्क उद्घोष दर ज़्यादा रहेगा सामान्य पतन दर से, तब हवा स्थिर रहेगी। अगर सामान्य पतन दर शुद्ध उद्घोष दर से ज़्यादा है तो हवा हमेशा अस्थिर होगी। हवा या वातावरणीय कंडीशन। निम्नलिखित में कौन सा कथन डोलड्रम के लिए सही नहीं है? देखिए, डोलड्रम के लिए कौन सा सही नहीं? यह सभी देशांतरों पर मिलता है, यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, यह क्षीण पछुआ पवन की पेटी है, यह उच्च वायु भार की पेटी है। ये सब सही है, लेकिन ये पछुआ पवन नहीं होती है, बल्कि यहाँ ट्रेड विंड होती है। ट्रेड विंड होती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह एक उच्च वायु भार की पेटी है। यह क्षीण पछुआ पवन है। अच्छा, ये उच्च वायु भार की पेटी नहीं, बल्कि न्यून वायु भार की पेटी है। मैंने ध्यान नहीं दिया, ये न्यून वायु भार होगा। न्यून वायु भार, न्यून वायु भार होगा, ये न्यून वायु भार होगा। तो ये जो है पछुआ पवन वाला जो है सही हो जाएगा। क्षीण जो लिखा है इसलिए ये सही हो जाएगा। और ये उच्च वायु भार जो पेटी दिया गया है, ये निम्न वायु भार अगर होता तब ये सही हो जाता। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये उच्च वायु भार यहाँ लिखा है, तो उच्च वायु भार नहीं होता विषुवत रेखा के पास, वहाँ निम्न वायु दाब होता है, लो प्रेशर होता है। तो पढ़ने में गलती होने से क्वेश्चन गलत हो सकता है। चीखता साठा ये हो चुका है, उच्च वेगीय पवन है। ये जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय अवरोध के अभाव में 60 डिग्री अक्षांश की जो उच्च वेगीय पछुआ पवनें होती हैं उनको चीखती साठा रोरिंग जो है होती है। ये से 50 भी होते हैं, 40 भी होता है। सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कौन सी है? सिराको, ये आ चुका है बार बार। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन कौन सी है? तो ये जो है कौन सी है? फॉन है। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये एनोमीटर से मापा जाता है। देखिए, एनोमीटर से वायु की गति, बैरोमीटर से वायु दाब, विंड वेन से हवा की दिशा, रोटामीटर सर्वेक्षण के समय धरातलीय दूरियों का मापन किया जाता है। स्थानीय पवन सिमूम निम्नलिखित में से किस देश में बहती हैं? तो ये जो है ईरान में बहती है। अब अगला क्वेश्चन दे है, किस देश में अधिकतर पश्चिमी हवाएं चलती हैं? निम्नलिखित किस देश में अधिकतर पश्चिमी हवाएं चलती हैं? तो इसमें कौन सा होगा जो है? देखिए, अर्जेंटीना में सर्वाधिक पश्चिमी हवाएं चलती हैं। अर्जेंटीना की इस तरह कंडीशन है कि वो उच्च वायुदाब 30 से 35 से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्ध में चलने वाली स्थानीय पवन को पछुआ पवन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? यह हवाएं ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। सही है। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। इन हवाओं का मार्ग लहादार विसर्पण लिए होता है, तो रोजबी वेव इसीलिए इसको कहा जाता है। ये भी सही है। जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते हैं। ये भी सही है, क्योंकि जेट स्ट्रीम में जो विंटर में इनका आकार जो है बढ़ जाता है और ये काफ़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। शक्तिशाली इसलिए होते हैं कि विंटर में जो है ऊष्मा जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है बढ़ जाता है, इसलिए ये विंटर में अधिक शक्तिशाली होती हैं और विस्तार अधिक हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे क्या कहते हैं? जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच ये तो जो है ये अधिविशिष्ट या अकुलेटेड जो फ्रंट बनता है टेम्परेट साइक्लोन में, जैसे ऐसे ये बनता है, यहाँ गर्म हवा होती है, यहाँ हॉट एयर होती है, और ये जो फ्रंट होता है ये कोल्ड फ्रंट होता है, और ये पूरा जो है यहाँ पे ये पूरा जो है हवा कोल्ड होती है और हवा ये इतनी ही बचती है गर्म, और ये गर्म हवा ऊपर जो है जेट स्ट्रीम से
प्रवाहित हो जाती है, ऊपर ऊपर उठ करके निकल जाती है और ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित कर दी जाती है और ये फ्रंट जो है फिर ख़त्म हो जाता है। ये हवा जब समाप्त हो जाएगी तो चारों तरफ जो है ठंडी हवा का विस्तार हो जाता है। ये टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण चक्रवात की बात कर रहे हैं। ये पांचवी अवस्था में अधिविशिष्ट वाताग्र जो है बनता है। 6 अवस्थाएं कुल होती हैं, इसमें पांचवी में बनता है। एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती है, उसे कहते हैं। तो ये जो है कौन सी है, मिस्टल की बात कर रहे हैं। मिस्टल बहुत पूछा जाता है। ये निम्नलिखित में से युग में सुमेलित नहीं है। सांता आना कैलिफोर्निया में सही है। हमसिन जो है क्या है, मिस्र में है। ये ही सम्मिलित नहीं है। हमसिन जो है मिस्र में है। फ्रांस स्विट्जरलैंड हो जाएगा, मिस्टर फ्रांस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पवन की दिशा संबंधी सिद्धांत नहीं है? तो दिशा के संबंधित सिद्धांत नहीं है। कौन सी? जेट स्ट्रीम सिद्धांत जो है दिशा से संबंधित नहीं है। डॉक्टर विंड जो है अभी हमने पढ़ा, पश्चिम अफ्रीका में जो है हरमट्टम को कहते हैं। एक ग्रहीय पवन कौन नहीं है? मानसूनी पवन जो है ग्रहीय पवन नहीं है। और 406 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में सुमेलित नहीं है? इसमें हरमट्टम कहाँ पे है? ये इथोपिया में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। यह उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम में चलने वाली ये है तेज रफ्तार से, तो ये डॉक्टर विंड कहा जाता है। तो ये गिनी तट पे बहती है और इथोपिया जो है पूर्वी साइड में है और गिनी तट क्या है, पश्चिमी साइड में है, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। डोलड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? तो ये विषुवतरेखीय निम्न दाब पट्टी में पाया जाता है। और पछुआ पौने दोनों गोलार्ध में किन अक्षांशों के बीच प्रवाहित होते हैं? तो पछुआ पौने 30 से 35 से 60, 30 से 60 होता है या 35 से 60, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कथन जेट धाराओं के लिए सही नहीं है? तो इसमें देखिए, जेट धाराएं कोर से 60 नाट 200 नाट से पौन से चलती हैं। जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती। ये नहीं बदलती, नहीं बदलती है। अभी मैंने बताया विंटर में जो है काफ़ी तेज़ हो जाती हैं, उनका विस्तार अधिक हो जाता है। 410 देखते हैं, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। फिर देखिए वही हवाओं के बारे में पूछा है। सब हवाएं हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु पेटियों में ऋतुत्व खिसकाव का परिणाम है। तो ये भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय। देखिए पढ़ने में गलती होता है, क्वेश्चन गलत। हम पढ़ रहे हैं भूमध्य रेखीय और समझ रहे हैं भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु में जो होता है वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण बारिश होती है। इसमें भूमध्य सागर में विंटर में बारिश होती है, इसमें गर्मियों में बारिश नहीं होती है। फान किस क्षेत्र में है? तो फान आल्प्स में है। ये भी आ चुका है। ये देखिए ये सब हवाएं आ चुका है, चिनूक, फान, हरमट्टम, सिराको। तो हरमट्टम गिनी तट हो जाएगा और चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। फान जो है स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। हरमट्टम उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। और किस दाब पट्टी घोड़े अक्षांश हार्स हार्स लैटिट्यूड जो है किसे कहा जाता है? 30 से 35 ये जो होती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो होती है उसको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। स्पेन और फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहने वाली स्थानीय हवा कहते हैं मिस्टर। देखिए फिर वही पूछा। और जिस किस्म का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर सबसे अधिक इसमें पाया जाता है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग याद कर लीजिए। जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर पाया जाता है। जेट स्ट्रीम का वायु वेग भी ऋतु के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में इसका औसत वेग लगभग दोगुना हो जाता है। जेट धाराओं का सर्वाधिक औसत वेग धरातल स्थित उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार के क्षेत्र के ऊपर होता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार इन पवन धाराओं का भी स्थानांतरण होता रहता है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में किसे हिमभक्षी स्नो ईस्टर कहा जाता है? तो चीनूक को कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ चुका है पहले। 418 देखते हैं। अब निम्नलिखित कौन पवन की दिशा संबंधित सिद्धांत नहीं है? देखिए फिर वही चीज आ गया, ये सब है। ये बेडली का सिद्धांत नहीं है। उत्तरी अफ्रीका और अब में चलने वाली गर्म शुष्क एवं दूर भरी पवन, देखिए खमसिन, ये भी आ चुका है।
अब ये देखिए, ये जो है उत्तरी अफ्रीका में चलने वाली गर्म शुद्ध वाले खमसिन को नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग है। खमसिन जो है मिस्र में जाना जाता है, गिबली लीबिया में, लेवेंटर स्पेन में, चिली जो है ट्यूनिशिया में, लेस्ट जो है मेडरा किनारी, ये सब स्थानीय नाम है खमसिन के। हरमट्टम पवन मध्य अफ्रीका में गिनी तट पे जो है ये आ चुका है, डॉक्टर विंड वाली। निम्नलिखित में कौन शीतल पवन है? इसमें पैम्परो जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास क्षेत्रों में चलने वाली ये शीतल पवन है। 422 देखते हैं, निम्नलिखित कथन में कौन सा एक जेट स्ट्रीम के विषय में सही है? ये जेट स्ट्रीम लंबवत पन अपरूपण 10 से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सामान्यतः जेट स्ट्रीम की लंबाई हजारों किलोमीटर में होती है, सही है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। जेट स्ट्रीम का ग्रीष्मकाल में विस्तार बढ़ जाता है, ग्रीष्म में नहीं बढ़ता, ये बल्कि कोल्ड में, विंटर में बढ़ता है, विंटर में। निम्नलिखित में कौन सा एक कोरियालिस बल के विषय में सही नहीं है? तो कोरियालिस बल में ये गति को प्रभावित नहीं करती है, केवल दिशा को प्रभावित करती है। निम्नलिखित कौन सा जलवायु सम्मिलित नहीं है? तो उष्ण उष्णार्द्र जलवायु जायरे भूमध्य, ये ट्यूनीशिया हो जाएगा। मानसूनी थाईलैंड में पाया जाएगा। शीतोष्ण अन्य समुद्री जलवायु स्वीडन में नहीं पाया जाएगा। स्वीडन में जो है ये शीतोष्ण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि स्वीडन जो है 60 के ऊपर होगा, तो स्वीडन में जो है टैगा जलवायु पाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, मानसूनी पवने, ये जो है में अलग है। 426 देखते हैं अब, कौन सा नियमित पौने नहीं है? ये नियमित पौने नहीं होती हैं मानसूनी, यही सब बार बार आ रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा युग सही नहीं है? तो हरमट्टम जो है सऊदी अरब में नहीं, ये अफ्रीका में होता है। भूमध्य रेखा के आसपास हरिकेन नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वहाँ पर साइन थीटा का मान 0 होता है, और 0 होने से कोरियालिस बल भी 0 हो जाता है। कोरियालिस बल 0 हो जाएगा तो हवा घूम नहीं पाएगी, तो चक्रवात नहीं बन पाएगा, मतलब हरिकेन नहीं बन सकता। ठीक है, कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, अधिकतम नहीं न्यूनतम होता है। ये आर गलत है, आर असत्य है, तो सी सही हो जाएगा। शीत शुष्क वायु विशेष रूप से अटलांटिक सागर के पूर्वी तट के किनारे किनारे और उत्तरी इटली में शीतकाल में अनुभव की जाती है। शीत ऋतु विशेषकर पूर्वी किनारे के सहारे उत्तरी इटली में शीतकाल में अनुभव की जाती है। ये क्या कहलाती है? ये होता है चक्रवात। चक्रवात बिल्कुल नहीं हो सकता। बोरा जो है का आंसर होगा बोरा। आप ऐसे पढ़ेंगे तो चक्रवात नहीं होगा, टॉर्नेडो नहीं होगा, हरिकेन नहीं होगा, क्या होगा? बोरा होगा। जिसको ना भी आता रहेगा वो भी आंसर सही कर लेगा। 430 हेडली के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो देखिए, जब सिंगल सेल होता है, यहाँ देखिए मैंने बताया था कि ध्रुवों पर मिनिमम टेम्परेचर होता है और इक्वेटर पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो क्या होता है कि ऊर्जा स्थानांतरण के लिए हवाएं चलती हैं। अगर मान लीजिए एक मॉडल करते हैं, एक सेल बनाते हैं, तो क्या होगा? गर्म से ठंडे की तरफ हवा चलेगी। यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है। यही ये चीज़ कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच ताप अंतर के कारण एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र का रूप जो है, चाहे हवा हो, चाहे समुद्र लहरें हों, समुद्री जलधाराएं हों, सब वही है। ये भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच ताप अंतर के कारण ऐसा होता है। आप इसे चाहें तो पढ़ लेंगे, ये चीज़ मैंने यही बताया है। हेडली के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक मॉडल परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच तापांतर है। जॉर्ज हेडली के सर्वप्रथम 1735 में घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर वायुमंडलीय परिसंचरण के एक कोषीय मॉडल का प्रतिपादन किया। हेडली का वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण मॉडल एकांकी तापीय
प्रत्यक्ष कोशिका पर आधारित है। इस मॉडल के अनुसार उष्णकटिबंधीय भागों में सर्वाधिक सौरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए वही सब व्याख्या है, वो बाद में घटती रहती है। पछुआ हवाएं किसका उदाहरण है? तो बवंडर, सूक्ष्म पैमाने की वायुमंडलीय गतियां, झोंका, समविष्ट वायुमंडलीय गतियां। तो समविष्ट इसमें ज़्यादा सही लग रहा है कि वायुमंडलीय गतियां होगी। समविष्ट जो है इसका अंग्रेजी होता तो ध्यादा अच्छा जो है मैं बता पाता। पछुआ हवाएं समविष्ट वायुमंडलीय गतियां हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब से 30 से 35, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 से 65 के बीच है। दोनों गोलार्धों में चलने वाले स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से पूर्व, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर, ये पूरा वही सब डिटेल दिए गया है। 431 अब देखते हैं। 432 तापीय विषुवत रेखा। तापीय विषुवत रेखा कौन सी होती है? तापीय विषुवत रेखा 20 नॉर्थ की होती है। सही आंसर यही होगा, 20 नॉर्थ। इसमें कुछ दिया नहीं है तो 5 उत्तरी पर, 10 उत्तरी पर। तापीय विषुवत रेखा की स्थिति 20 उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती है। इसमें आंसर फिर 20 उत्तरी होना चाहिए, यहाँ पे 10 उत्तरी मान लीजिए। ये डी नहीं होगा फिलहाल, ये 10 माना जा सकता है निकटतम आंसर। जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में राजवी तरंग का निर्माण होता है? तो ये जो है द्वितीय अवस्था में होता है। जेट स्ट्रीम की द्वितीय अवस्था में राजवी तरंग का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप राजवी लहरों के आयाम में वृद्धि होने से जेट स्ट्रीम का भूमध्य रेखा की ओर विस्तार होने लगता है। जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था का अंग है। तो मंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व के अत्यंत तीव्र मार्ग से चलने वाली पवन धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस पवन का परिसंचरण दोनों गोलार्ध में 20 अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। व्यापारिक पवनें प्रमुखतः पूर्वा होती हैं। पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व को नहीं, पूरब से पश्चिम प्रवाहित होती हैं। तो ये गलत है और पहला कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी। 435 देखते हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भू विक्षेपी पथ पर चलती हैं। वायुमंडल की घर्षण परत जमीन के ऊपर लगभग 1000 मीटर की रहती है। देखिए ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूक्षेपी पथ पर चलती हैं। ठीक है। और वायु की घर्षण परत जमीन के ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती है। तो ये जो है दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए धरातल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की घर्षण परत पाई जाती है। इस परत में पवन अपने मार्ग के विक्षेपित हो जाती है। इस तरह कथन दोनों कारण सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक दाब पवन के सही क्रम का घटक कौन सा है? तो सबसे पहले जो है क्या होगा, व्यापारिक पवन होगा, फिर उपोष्ण उच्च दाब होगा, फिर पश्चिमी हवाएं होंगी, फिर ध्रुवीय पूर्व हवाएं होंगी। ये जो है क्रम होगा। ये आसान क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित नहीं है? पवन जो है, पवन उष्ण शुष्क हवाओं का अल्प से नीचे की ओर बढ़ना। तो ये जो है सही है। मिस्ट्रल जो है आल्प्स ये सही है, ये भी सही है। फ्रांस के ऊपर शीत हवा। सांता आना, सांता आना देखिए कैलिफोर्निया में है। ये अपलेशियन में नहीं है, ये कैलिफोर्निया में है। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 437 बोरा देखिए एड्रियाटिक पूर्वी सहायता, ये भी सही है। तो सांता आना जो है ये सही हो जाएगा। ये कैलिफोर्निया में है, शुष्क हवा है, गर्म। पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होगी तो कहाँ होगी? दक्षिणी गोलार्ध पे, महासागरों पे होगी। सीटी वायु राशियों का स्रोत कौन सा अक्षांशीय प्रदेश है?
तो ये अभी आप जान लीजिए, इसे बाद में जब वायु राशि पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसे अभी केवल जान लीजिए, इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ, चीनूक पतझड़ में चलती है, ये गलत है। ये जो है गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, जो जब राकी पर्वत की पूरी ढाल पर निकलती है। चीनूक का अर्थ होता है या हिमभक्षी है। राकी पूर्वी भाग में प्रवाहित चरागाहों को हिम से मुक्त करती है। ये चीनूक हवा मुख्य रूप से शीतकाल में प्रवाहित होती है, शीतकाल में, पतझड़ में नहीं। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है। पश्चिमी यूरोपीय में कौन सी हवा चलेगी? पछुआ हवा, व्यापारिक हवा, मानसूनी हवा और जल और स्थल समीर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर सही हो जाएगा। मानसून वहाँ पाया नहीं जाता, जल स्थल से मतलब नहीं है, व्यापारिक हवा होगा नहीं, तो पछुआ हवा होगा। 442 निम्न से कौन सा स्थानीय पवन शुष्क एवं ठंडे पवन का उदाहरण है? शुष्क और ठंडा जो है ब्लिजार्ड है। ब्लिजार्ड ये उत्तरी उत्तरी दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है, शीतल वायु है। हरमट्टम आपने पढ़ा ही है, पान भी पढ़ लिया, सांताना भी पढ़ लिया। पौने की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? जो पौने की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? वायुदाब में अंतर। वायुदाब में अंतर क्यों होता है? क्योंकि तापमान में अंतर होता है। तापमान में अंतर क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए ध्रुवों पर और विश्व पर अलग अलग तापमान पाया जाता है, सूर्यातप अलग अलग होता है। प्लोन के अनुसार डोलड्रम का विस्तार कितने डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है? प्लोन के अनुसार डोलड्रम का विस्तार 200 डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है। केरल का नियम संबंधित है वायु संचार से। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के रॉकी पर्वत में ढाल पर चिनूक है। चिनूक बहुत बार आ चुका है। 446 हो गया, 447 देखते हैं। सहारन प्रवास से ये देखिए फिर वही सिराको आया। डोलड्रम भी वही बार बार आ रहा है, 5-5 के पास। चिनूक हवा भी आ चुका फिर से। जेट धारा बहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ।